स्पीशीज़ तक। तो आज हम अपना जो है वो नया लेक्चर एक स्टार्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन। ये अब मिलता जुलता ही है बिल्कुल, जैसे आप डाइकोटोमस की पढ़ते थे ना, तो उसी तरीके से जैसे आप उसमें देखते थे कि एक बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, फिर उस बड़े ग्रुप को जो है वो दो छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, फिर उनको आगे डिवाइड किया गया है, यानी बड़े से छोटे की जानिब, लार्जर से स्मॉलर की जानिब जो डिवीजन है एनिमल्स की गई होती है, वो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन है। सबसे जो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन का पैटर्न था एनिमल्स की, वो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन पैटर्न चलता था। तो उसके बाद फिर उसमें एडवांसमेंट आई, उसके बाद एक नया तरीकाकार इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम अपवर्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जो ओल्डेस्ट थी या प्रिमिटिव वन थी, वो डाउनवर्ड ही क्लासिफिकेशन हुआ करती थी एनिमल्स की। तो इसको अब देखते हैं कि इसमें क्या होता था और किस तरह से एनिमल्स की डिवीजन हुई होती थी। अब यहाँ पे आप अगर ये स्टूडेंट एक स्लाइड देखें, तो आप इसमें डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि इसमें एक लार्जर ग्रुप को डाइकोटोमी करते हुए, यानी दो में डिवाइड करते हुए, दो सब ऑर्डिनेट उसके ग्रुप्स बनाए जाते थे। जैसे अब सपोज अगर देखें, सबसे पहले जो है स्टार्ट वो यहाँ से हो रहा है कि एनिमल्स जो हैं एक ग्रुप पे एनिमल्स, आपको पता है ऐसे जानदारों का जो कि मतलब जो है वो जिनमें ब्लड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब एनिमल्स को दो तरह से डिवाइड किया गया कि विद ब्लड या विदाउट ब्लड। तो ये डाइकोटोमी हो गई ना। तो एक बड़े ग्रुप को दो छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया डाइकोटोमिसली। तो अब आगे जो है दो छोटे ग्रुप्स बने, उनके आगे फर्दर देखा गया कि जो विदाउट ब्लड एनिमल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो उनमें हेयर्स होंगे या नहीं हेयर्स होंगे। तो इस तरह से एनिमल्स की जो आगे से आगे डिवीजन होती चली गई दो दो में। तो ये डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन थी जिसमें आपने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते चले गए, या एक बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप्स की तरफ मूव करते चले गए। तो ये पैटर्न बहुत ओल्डेस्ट था जो कि तकरीबन 18वीं सदी तक चलता रहा। उसके बाद जाके ये सिस्टम खत्म हो गया। तो अब डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन देखें, तो प्लांट की क्लासिफिकेशन भी इसी तरीके से की जाती थी। तो प्लांट क्लासिफिकेशन एक्सपीरियंस्ड अ ग्रेट फ्लावरिंग इन द पीरियड फ्रॉम सीसल पिनो टू कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस जो है, वहां तक के ज़माने में सीसल पिनो से लेके यानी 1519 से लेके 1778 तक प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जो की गई थी, वो बहुत अच्छे तरीके से की गई। किस बेस पे? डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की बेस पे। यानी प्लांट्स को अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया था, उनकी क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही थी इसके मुताबिक। लेकिन कुछ चीज़ों की अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती थी इस पैटर्न के मुताबिक। अब इसमें देखें, नॉट ओनली इन द राइटिंग्स ऑफ दीज टू ग्रेट टेक्सोनोमिस्ट बट आल्सो इन द दोज ऑफ, यानी सिर्फ प्लांट्स को इन दो टेक्सोनोमिस्ट ने अच्छा क्लासीफाई नहीं किया था, सीसल पिनो ने और कैरोलस लीनियस ने, बल्कि इनके अलावा मैग्नोल, टोर्नीफोर्ट, रिवाइनस, बोहिन, रे और बहुत सारे और साइंटिस्ट थे। लेसर फिगर्स मीन कि कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई किया था। तो अब इनका जो मेथड था, देयर मेथड ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन वाज द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल डिवीजन। अब ये स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है कि डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल डिवीजन, यानी कि आप क्या होता है मंतकी तकसीम कर रहे होते हैं एनिमल्स की, इस असूल पे आप एनिमल्स को डिवाइड करते हैं कि आप उसके अंदर कोई लॉजिक हो। तो इसमें क्या होता है कि विच कंसिस्टेड इन डिवाइडिंग अ लार्जर, जिसको सब ऑर्डिनेटेड ग्रुप कहते हैं, ग्रुप बाय डाइकोटोमी इनटू टू सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स। अब देखो, सुपर ऑर्डिनेटेड ग्रुप को आपने डाइकोटोमी के जरिए से दो सब ऑर्डिनेटेड ग्रुप्स में डिवाइड करना है। यानी बड़े ग्रुप को, जैसे यहाँ पे ये देखें, तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाई ना कि एक बड़ा ग्रुप है एनिमल का, तो इसको डाइकोटोमसली यानी दो हिस्सों में डिवाइड आपने कर दिया, एक विद ब्लड और एक विदाउट ब्लड। यानी ये डाइकोटोमस की से ही मिलता जुलता तरीका कार है। अब विदाउट ब्लड जो है उसको फिर आगे दो में डिवाइड कर दिया कि विद हेयर्स हैं या विदाउट हेयर्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है, इसको डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन पैटर्न कहा जाता है। अब यही इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये लिखी नजर आ रही है डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की, कि इट इज अ लॉजिकल डिवीजन दैट इज डिवाइडिंग अ लार्जर ग्रुप बाय डाइकोटोमी इनटू टू सबऑर्डिनेटेड ग्रुप्स। तो ये डाइकोटोम यानी कि जो है ना डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अब इसमें देखें जी कि एनिमल्स जो हैं विद ब्लड हैं या विदाउट ब्लड हैं। एनिमल्स विद ब्लड जो हैं वो हेरी हो सकते हैं या नॉट हेरी हो सकते हैं। ठीक है, यानी जिनमें ब्लड है वो हेरी हैं या नॉन हेरी भी हो सकते हैं। तो ये जो है विद ब्लड वाले के साथ आना था, यहाँ पे इन्होंने ये स्लाइड में गलती की हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ऐसे नहीं करना। तो विद ब्लड के आगे आना है कि या तो वो हेरी होंगे या नॉन हेरी, क्योंकि विदाउट ब्लड में कोई हेयर्स का चक्कर नहीं होता। जैसे आप कुछ इंसेक्ट्स को देखें, कुछ और एनिमल्स, उनमें आपको पता हीमोलिम्फ होता है, ट्रू ब्लड टाइप नहीं होता, यानी उसमें कलर्ड पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन वगैरह वाले सेल्स नहीं पाए जाते। अच्छा, तो
इसके बाद अब देखें कि दिस प्रिंसिपल डोमिनेटेड टेक्सोनॉमी अप टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के आखिर तक ये प्रिंसिपल जो था, ये तरीकाकार जो था, ये बड़ा मकबूल रहा। इसके ज़रिए से एनिमल्स की डिवीजन की जाती रही या उनको क्लासीफाई किया जाता रहा। फिर एनिमल टेक्सोनॉमी के अंदर जो था कुछ कंसेप्चुअल प्रोग्रेस हुई जो 17th और 18th सेंचुरी में हुई, तो लेकिन उसमें कुछ फिर वर्क अच्छा भी था जिसके ज़रिए से डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन की गई थी कुछ ग्रुप्स की। वो बड़ी अच्छी क्लासिफिकेशन थी जो अभी तक मानी जाती है। जैसे विलंगबा एक साइंटिस्ट था, उसने 1635 से 1672 तक वो जिंदा रहा, तो उसने बर्ड्स को क्लासीफाई किया था जो बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन थी। इसी तरह से रियोमर था, उसने 1683 से 1757 में इंसेक्ट्स को क्लासीफाई किया था जो बड़ा ही वैलिड था और माना जाता रहा है। यानी उन्होंने क्या किया था, एक बड़ी अच्छी नॉलेज के अंदर इजाफा किया था कि इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन और बर्ड्स की क्लासिफिकेशन इस पैटर्न के मुताबिक बड़ी अच्छी हुई। और नेचुरल हिस्ट्री के अंदर 18th सेंचुरी में जो था, फिर दो ग्रेट फिगर्स आती हैं, यानी दो ग्रेट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने 18वीं सदी में नेचुरल हिस्ट्री के अंदर अच्छी क्लासिफिकेशन की। उनमें बफन आ जाते हैं और लीनियस आ जाते हैं। तो लीनियस जो है, इसको अक्सर जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कह दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्सोनोमी के अंदर इसने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा इसने जो है वो कैलीग्राफिक स्टाइल को इंट्रोड्यूस कराया। इसने सिनोनाइम्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न जो है वो डेवलप किए। अब आपको सिनोनाइम भी बताऊंगा कि क्या होते हैं। तो इस तरह बेशुमार इसकी खिदमात हैं जिसकी बुनियाद पर इसको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। अब जो लीनियस था, इस ये क्या था, इट लार्जली एडहियर्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन बाय लॉजिकल डिवीजन। तो ये भी इसी पे बिलीव करता था, इसने भी इसी पे इक्तफा करते हुए एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की हुई थी जो यानी कि लीनियस था। His thinking was that of an essentialist for whom species reflect the existence of fixed unchanged types, जिनको ये essences कहा करता था। यानी इसका जो नजरिया था वो बिल्कुल ऐसे ही था कि स्पीशीज जो होती हैं वो चेंज नहीं हो सकती। आपने देखा था ना बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में, हमने देखा था कि लीनियस और डार्विन का ना आपस में कन्फ्लिक्ट था कि लीनियस जो था ये क्रिएशनिस्ट था, ये खुदा पे यकीन रखता था कि खुदा ने ही हर चीज़ को पैदा किया, हर स्पीशी को, और वो अनचेंज्ड रहती है। उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं जो कि अनचेंज्ड रहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखें कि ये इसेंशियलिस्ट था। यहाँ पे लिखा ना, हिज थिंकिंग वाज दैट ऑफ एन इसेंशियलिस्ट। इसेंशियलिस्ट मींस कि इसका बिलीव था कि हर स्पीशी के कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं, कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो किसी दूसरी स्पीशीज की नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए इसको इसेंशियलिस्ट कहा जाता है। यानी कि ये जो है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के ऊपर भी बिलीव करता था ना। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि उसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे क्लासिफाई किया जाता था और माना जाता था कि हर स्पीशीज के कुछ खास फीचर्स होते हैं। इसलिए उसको इसेंशियलिस्ट स्पीशीज कंसेप्ट भी मैंने बताया आपको कहा जाता, बताया था ना आपको ये, उसके जी तीन नेम आपको सर। लिखवाए थे। तो अब यही इसका नजरिया था कि स्पीशीज चेंज नहीं हो सकती हैं, ये फिक्स्ड रहती हैं, इनमें अनचेंज्ड टाइप्स होती हैं, जिसको इसेंसिस कहा करता था वो। लेकिन however in the period during which the number of new species and kinds of organisms grew at an exponential rate, he was a desperately needed methodological innovator। तो अब देखें, ऐसे भी बाद में हुआ कि बहुत सारे नए एनिमल्स की स्पीशीज जब बाद में डिस्कवर हुई, और इतने सारी स्पीशीज को अब एक पेज के ऊपर डाइकोटोमसली डिवाइड करके लिखना या उनको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल काम था। तो इसीलिए फिर ये वाला पैटर्न इतना बेहतर नहीं था उसके लिए, तो ये एक नया मेथडोलॉजी सोच रहा था और बड़ा परेशान भी था उस मामले में। अब स्पीडी एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन वाज व्हाट द नेचुरलिस्ट रिक्वायर्ड मोस्ट, एंड दिस वाज फैसिलिटेटेड बाय लीनियस केयरफुल कीज। अब आपने कीज भी पढ़ लिया हुआ प्रैक्टिकल के अंदर, याद है ना आपको, कीज भी इसी तरह की होती थी ना कि एनिमल्स विद ब्लड है, विदाउट ब्लड है। आपने कीज की भी मुख्तलिफ टाइप्स देखी हैं, तो उन कीज की मदद से फिर एनिमल्स को आप स्पीडीली या आप एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ये कीज भी लीनियस की ही डिजाइन की हुई हैं। इसने ही बताया था कि इस तरह से कीज डेवलप करके आप टेक्सोनोमिकली स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ है कि यानी कि इसका रिगरस सिस्टम था। अब यहाँ पे ना ये वाला जो सारा पैरा है, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं कि लीनियस की खिदमात क्या है, यानी लीनियस की कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स टेक्सोनोमी। ठीक है ना, ये पैरा क्या है, ये लीनियस की खिदमात को बता रहा है कि उसने टेक्सोनोमी में क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। ठीक है, तो इसमें अब इस जो लीनियस की केयरफुल कीज थी या इसका रिगरस सिस्टम था टेलीग्राफिक स्टाइल का डायग्नोसिस का। अब टेलीग्राफिक क्या होता है कि किसी चीज़ को कंसाइज करके लिख देना हो, यानी कि किसी चीज़ को शॉर्ट करके लिखना, किसी चीज़ को आसान करके लिख देना। अब कीज में आप देखें तो टेलीग्राफिक ही स्टाइल अपनाया जाता है ना। तो मतलब एक की अगर आप डेवलप करते हैं तो की में आपने देखा कि एनिमल्स हैं विद ब्लड और विदाउट ब्लड, बस यानी मुख्तसर करके बात लिखी हुई, उसी में सारा कुछ आ रहा है, तो इसको टेलीग्राफिक स्टाइल कहा जाता है। ठीक है,
तो टेलीग्राफिक स्टाइल डायग्नोसिस ये अडॉप्ट करता था, जिससे ये तशखीस करते हुए स्पीशीज को क्या करता था, उनको फिर कीज की मदद से आइडेंटिफाई करने के बाद उनको क्लासीफाई करता था। इसी तरह से हिज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिनोनिमीज। अब सिनोनाइम्स आपको पता क्या होते हैं, कोई बता सकता है? इंग्लिश में तो आपने ये वर्ड पढ़ा ही हुआ है, इंग्लिश में सिनोनाइम याद करते थे ना आप लोग, क्या होता था इसका तर्जुमा? सर क्यों भी जिन दो वर्ड का मीनिंग मतलब सेम हो। जिनका मीनिंग सेम हो, आप उर्दू में अल्फाज मुतरादफ कहा करते थे, ऐसे ही है ना, तो मुतरादफ अल्फाज। जी अब सर। टेक्सोनोमी के अंदर मुतरादिफ अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल और तरह के हैं। अब टेक्सोनोमी में सिनोनाइम से क्या मुराद है, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें तो इसकी ये सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपको इसको समझाता हूँ कि अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपको ये दो चीजें नजर आ रही हैं लिखी हुई। ये देखें, एक मैं आपको लाइन ये पढ़ पढ़ के ना दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इसकी यहाँ तक। अब देखें कि लीनियस ने नेम एक ना स्पीशीज को दिया, एक यानी कि स्प्रूस की ट्री की स्पीशी है पाइनस। आपको पता ना, ये पाइनस आपको पता चीड़ के दरख्त हैं, यानी कोनीफियरस ट्रीज होते हैं। तो अब पाइनस एबीज लीनियस ने एक साथ एल लिखा हुआ है, एल कैपिटल का मतलब है लीनियस ने ये नाम इसका रखा था। ठीक है, इसमें आपको पता बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कि पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा नाम स्पीशीज का होता है, ऐसे ही है ना। तो अब इसमें देखिए पाइनस एबीज जो लीनियस ने एक नाम रखा था, वो पाइनस एबीज की जगह पे अब जो रिसेंट नेम रखा गया है इसका, वो एच कार्स्ट ने रख दिया है, वो रखा है पाइसिया एबीज। अब इसमें कौन सी चीज वाला चेंज आपको नजर आ रही है? जीनस नेम चेंज नजर आ रहा है, स्पीशीज नेम? पाइनस एबीज की जगह पे पाइसिया एबीज बन गया है, तो कौन सी चीज चेंज हुई है इसमें भी, बताएं भी। जीनस सर चेंज हुई। जी सदफ, आयशा, आप बताएं दोनों जी क्या चेंज? सर। जी सर, जीनस ही चेंज। जी गुड। इसमें अब देखें जीनस जो है यानी जेनरिक नेम जो है वो चेंज हो गया है। तो ऐसा साइंटिफिक नेम जिसको नई खसूसियात को देखते हुए उसके साइंटिफिक नेम में जो ओल्ड रखा गया था साइंटिफिक नेम, उसकी जगह पे एक नया साइंटिफिक नेम रख दिया जाए, लेकिन उसमें फर्क क्या हो, स्पीशी वही हो, फर्क क्या हो कि उसका जीनस नेम बस बदल दिया जाए ओल्ड जीनस नेम के साथ। तो ऐसे नेम को आप क्या कहेंगे? सिनोनाइम ओल्डेस्ट ओल्डर नेम का, यानी वो ओल्डर नेम का क्या होगा? सिनोनाइम होगा। समझ आ गई टेक्सोनोमी के अंदर क्या किसको सिनोनाइम कहते हैं? कि जिसमें आप जीनस नेम जो होता है जेनरिक नेम, अगर 100 साल बाद, 2 साल 200 साल बाद किसी एनिमल का या प्लांट का उसकी खसूसियात को देखते हुए आप सही कर लेते हैं या करेक्ट कर लेते हैं, आप कहते हैं इसका ये होना चाहिए, कोई साइंटिस्ट कहता है, तो वो जो है उसका नेम जो रखा गया है वो उसकी क्या होगा? सिनोनाइम होगा। ठीक है, समझ आई इसकी? जी सर। सर जी, बाकी बच्चों को आगे किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें हो? मेरे ख्याल नहीं आई समझ। सर आ गया समझ। ये जो हैं मतीन, आपको आ गई बेटा? सना, रफीक, मतीन के बाद? यस सर, यस सर। ओके ओके गुड। तो अब इसमें देखें, ये इसकी डेफिनेशन आप लोग स्टूडेंट्स ये नोट करें। ठीक है, सिनोनाइम की यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन, ये वाली इसकी डेफिनेशन आप लिखें। ठीक है, अ सिनोनाइम इज अ साइंटिफिक नेम दैट अप्लाइज टू अ टैक्सॉन दैट नाउ गोज बाय अ डिफरेंट साइंटिफिक नेम। ठीक है, यानी साइंटिफिक नेम जो होता है वो करंट यूज किया जाता है ओल्डेस्ट नेम की बजाय। जो ओल्डर किसी साइंटिफिक नेम रखा गया था साइंसदान ने किसी स्पीशीज का, तो उसका एक नया नाम जो रख दिया गया है, वो नए नेम में उसका जेनरिक नेम चेंज हुआ और जीनस का नेम बदल गया बस। तो ऐसे नेम को हम क्या कहते हैं? सिनोनाइम कहते हैं। नोट कर लें ये वाली, कर ली नोट स्टूडेंट्स? कर रहे हैं। यस सर। इसको नोट कर लें और फिर आगे चलते हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वही एग्जांपल दी गई है कि लीनियस ने देखें एक साइंटिफिक नेम दिया था, उसी का जो भी मैं आपको समझा रहा था। क्या देखिए, लीनियस सबसे पहले इसने साइंटिफिक नेम रखा था इसका, नॉर्वे स्प्रूस का एक ट्री का नाम रखा था पाइनस एबीस साइंटिफिक नेम। लेकिन अब ये नाम यूज में नहीं है पाइनस एबीस, इसकी जगह पे इसका सिनोनाइम एक आ गया हुआ करंट साइंटिफिक नेम का, वो क्या है? पाइनस पाइसिया एबीस। तो पाइसिया एबीस जो है उसका सिनोनाइम क्या है? पाइनस एबीस। ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस सर। जी सर। ओके।
तो अब इसमें देखें कि यही वाली बात यहाँ पे हो रही थी कि लीनियस की ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। एक तो इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया, एक इसने टेलीग्राफिक स्टाइल डायग्नोसिस का इंट्रोड्यूस करवाया, एक इसने कीज को डेवलप कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इसकी अथॉरिटी थी, बिकॉज ऑफ हिज अथॉरिटी लीनियस वाज एबल टू इम्पोज हिज मेथड्स। तो अपने जो मेथड उसने डेवलप किया था वो उसको इम्पोज भी कर सकता था, क्योंकि उसी के डेवलप किए हुए थे, उसके पास अथॉरिटी थी इसकी। और इसमें क्या हुआ था कि कंसेंसस फिर आ गया था और सिंप्लिसिटी आ गई थी टेक्सोनोमी के अंदर। यानी इसके इस काम की वजह से फायदा क्या हुआ है कि एक तो यकसानियत आ गई चीज़ों में, यानी सब इत्तेफाक रहा है, सब साइंटिस्ट के इसके ऊपर हो गया कि ये बेटर पैटर्न है, साइंटिफिक नेम रखना और इस तरह से रखना और इस तरह से कीज डेवलप करना, इस तरह से स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना। तो इसमें इसकी वजह से क्या हुआ कि टेक्सोनोमी के अंदर जो बड़ी पेचीदगी फैली हुई थी और नोमेनक्लेचर के अंदर एनिमल्स के, वो सारी की सारी सिंपलेस्ट हो चुकी हुई थी। और इसमें थ्रेट ऑफ टोटल केओस जो था, यानी कि जो इसमें जो केओस कहते हैं कि किसी चीज़ का बेकायदा होना या ख़राब हुआ होना, उल्ट पुल्ट हुआ होना, तरतीब ना होना, तो जो एक खतरा था कि बेतरतीबी हो जाएगी, तो वो बेतरतीबी जो टेक्सोनोमी के अंदर थी वो भी खत्म हो गई। तो ये सारी इसके अंदर जो है लीनियस की खिदमात हैं, ये वाली जो आप पैरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यही आपको वो अभी जो आपको मैं बता रहा था कि सिनोनाइम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ सिनोनाइम की, यहाँ पे भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई कि साइंटिफिक लिटरेचर, अ सिनोनाइम इज अ नेम दैट अप्लाइज टू अ टैक्सॉन दैट नाउ गोज बाय अ डिफरेंट साइंटिफिक नेम। फॉर एग्जांपल लीनियस ने, अभी देखें नॉर्वे स्प्रूस की 2 स्पीशीज थी, यानी कि एक ही स्पीशी थी, सॉरी। तो इसका देखें ओल्डेस्ट नेम जो था वो पाइनस एबीज था, जो लीनियस ने रखा था। तो अब उसका नाम जो है नया हो गया, वो एरो से दिखाया हुआ था, वो पाइसिया एबीज। तो एक दूसरे के क्या है सिनोनाइम, यानी ओल्डर नेम जो न्यू का क्या है सिनोनाइम। अब इसके अलावा अगर आप इसमें देखें डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन में कि द एक्चुअल क्लासिफिकेशन अडॉप्टेड बाय लीनियस वाज ऑफ लिटिल इनके वैल्यू। तो इसमें हम देखें टेक्सोनोमी में जो इसने लीनियस ने क्लासिफिकेशन की थी उसकी इतनी ज़्यादा कोई फिक्स्ड वैल्यू थी उसकी। और उसके अंदर क्या था कि जो ग्रुप्स की वो क्लासिफिकेशन कर रहा होता था, जैसे इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन थी, तो बहुत अच्छी उसने क्लासिफिकेशन की हुई थी, जो अभी तक स्टिल एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसके मुकाबले में कुछ ऐसी भी क्लासिफिकेशन है जिनकी इतनी अच्छी वैल्यू नहीं है, जिनको अब नहीं माना जाता। जो डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन में कुछ ग्रुप्स की गई थी क्लासिफिकेशन, वो अच्छी नहीं थी। अब उन ग्रुप्स के नेम क्या हैं, जैसे बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, या दूसरे ग्रुप्स हैं इनके वर्टिब्रेट्स के। तो इनकी क्लासिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि अर्ली आथर्स की थी, यानी जिन्होंने पहले काम किया हुआ था उनकी ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन थी बनिस्बत इसके कि ये बाद में जिन्होंने इनके ऊपर काम किया तो उनकी अच्छी क्लासिफिकेशन हो। तो बफन जो था ये टेक्सोनोमिस्ट नहीं था और इसका इंटरेस्ट भी क्लासिफिकेशन में नहीं था और हायर कैटेगरीज में भी नहीं था। लेकिन फिर भी इसका कुछ काम ऐसा है कि जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके अंदर सिस्टमेटिक्स की या लीनियस ने जो काम किया था उसके साथ इसके काम की भी कंट्रीब्यूशन आती है। जैसे अब सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या किया था, स्टेरिलिटी बैरियर का क्राइटेरिया डेवलप किया था। तो आपने पढ़ा है ना बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में कि स्पीशीज हमेशा वही होते हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दो ग्रुप्स के दरमियान क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बैरियर होता है, या दो ग्रुप्स के दरमियान रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ रही हो। तो स्टेरिलिटी बैरियर जो है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला क्राइटेरिया जो है दो मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान, वो इसी का डेवलप किया हुआ था बफन का। इसी तरह से बफन ने कहा कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस को नहीं आपने देखना, बल्कि आपने क्या करना है, स्टेरिलिटी बैरियर को क्राइटेरिया बनाना है स्पीशीज जब भी आपने देखनी है बायोलॉजिकल स्पीशीज। तो इसी कंसेप्ट को फिर क्या हुआ था, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में भी अप्लाई किया गया। और आपने याद है ना आपको, आपने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में यही पढ़ा था कि स्पीशीज जो होती हैं रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी बनाती हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है दूसरे मेंबर्स के साथ। और आप एक डेफिनेशन भी पढ़ते आए हैं कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस which can interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings but are reproductively isolated from all other such groups in nature। ठीक है, तो एक यानी कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं बाकी सारे ग्रुप से जो एक स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसने एक रास्ता बना दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के लिए। इसी तरह से इसका जो अटैक था स्कॉलिस्टिक अप्रोच के ऊपर, और इसका जो इम्फेसिस था कि बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए कैरेक्टर्स की, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को फिर इस्तेमाल किया गया जब भी एनिमल्स को क्लासीफाई किया जा रहा होता। तो इसने स्कॉलिस्टिक अप्रोच को जो था उसके ऊपर हिट किया था। इसने कहा था कि स्कॉलिस्टिक अप्रोच इतनी अच्छी नहीं है, जिसमें मतलब कंसेप्चुअल जस्ट एनालिसिस हो रहा होता था कुछ चीज़ों का। और इसके अलावा जो था इसमें बहुत सारी जो थे वो ड्राज इनके ना फ्लॉज थे स्कॉलिस्टिक अप्रोच में। तो स्कॉलिस्टिक अप्रोच को इसने जो है वो खत्म कर दिया था। अब देखें स्कॉलिस्टिक अप्रोच को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रिगरस कंसेप्चुअल एनालिसिस अगर कर रहे हैं आप या केयरफुल डायग्नोसिस कर रहे हो तो वो क्या होती है, स्कॉलिस्टिक अप्रोच होती है।
तो इसने स्कॉलिस्टिक अप्रोच के ऊपर अटैक किया था। इसने कहा था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप यूज करना चाहिए जब आप एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ना कि जस्ट स्कॉलिस्टिक अप्रोच हो। ठीक है, तो इसमें फिर जब ज्यादा कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया जाएगा तो आपकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, बेहतर होगी, और उसमें फ्लॉज या एरर्स के चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये था जी